हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकाई 3 शिक्षण और अधिगम की विधियां, यानी कि ऐसे कौन कौन से शिक्षण और अधिगम की विधियां हैं जिनके माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इकाई को। शिक्षण और अधिगम की प्रभावकारी विधियां। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थियों की भूमिका के आधार पर इनकी विधियों की दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात अनुदेशात्मक विधियां और विद्यार्थी अनुकूल विधियां। यानी कि दो तरीके की विधियां बताई गई हैं। एक तो वो जिसमें अनुदेशात्मक विधियां हैं, यानी कि कोई भी निर्देश देकर के पढ़ाया जाता है, और दूसरी ऐसी विधियां हैं जो कि विद्यार्थी अनुकूल विधियां जो हैं वो मानी गई हैं। अनुदेशात्मक विधियों में कौन कौन सी विधियां हैं? तो इसके अंतर्गत आती हैं व्याख्यान, प्रदर्शन और आगमन एवं निगमन विधि। वहीं विद्यार्थी अनुकूल विधियों में खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान और अन्वेषण यानी कि खोज विधि या फिर इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। तो ये विधियां जो हैं वो इन दोनों विधियों के अंतर्गत आती हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुदेशात्मक विधियां क्या हैं। तो हम सभी को कक्षा में विद्यार्थी को निर्देश देने में या पढ़ाते समय प्रायः अनुदेशात्मक विधियों के बारे में अनुभव है। ये विधियां हमारे लिए सामान्य हैं। कभी हम तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों की व्याख्या करते हैं, तो कभी चित्रों, चार्ट, प्रतिरूपों और प्रयोगों का प्रदर्शन करते हैं, या कभी हम विधियों को निर्देश देते हैं कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मौखिक या लिखित में दें। इन विधियों में से एक अध्यापक के रूप में शिक्षण अधिगम के दौरान अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि विद्यार्थी अधिक निष्क्रिय होते हैं और सीमित रूप से ही सक्रिय रहते हैं, जैसा कि हमारे द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया है। अनुदेशात्मक विधियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो अनुदेशात्मक विधि क्या है? जिसमें कि हम विद्यार्थी को निर्देश देते हैं। इसमें जो अध्यापक होता है वो सक्रिय भूमिका में होता है, लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो निष्क्रिय भूमिका में रहता है, बहुत कम ही वो सक्रिय भूमिका में आता है। इसके उदाहरण किस तरीके से हैं? तो इसके अंतर्गत आती है व्याख्यान विधि, आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, बातचीत विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। अगर बात करें व्याख्यान विधि की, तो इसके शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। व्याख्यान यानी कि लेक्चर के द्वारा पढ़ाना। कोई भी चीज़ जो है उसका व्याख्यान कर दो, उसको लेक्चर के रूप में बता दो, ये व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है। व्याख्यान विधि की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि अध्यापक जो है वो संपूर्ण पीरियड में विषय वस्तु पर व्याख्यान देते हैं या निर्देश देते हैं। अध्यापक सूचना, अवधारणाओं, तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों को उपलब्ध कराता है। कभी कभी वह व्याख्यान के दौरान सैंपट का उपयोग करते हैं और विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होते हैं। व्याख्यान विधि के दौरान उनका क्रियाकलाप अधिक से अधिक नोट लिखने तक सीमित होता है और कभी कभी अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देने में। यानी कि जब टीचर व्याख्यान करेगा, किसी भी चीज़ को लेक्चर के रूप में बताएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, तो स्टूडेंट क्या सोचेगा कि इसमें जो मेन चीज़ें हैं उसको हम नोट डाउन कर लें। तो उसका मेन जो फोकस रहता है वो चीज़ों को नोट करने में रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई भी जो आपका टीचर है वो प्रश्न पूछ लेता है बीच बीच में, तो उसके लिए विद्यार्थी कुछ टाइम के लिए सक्रिय भूमिका में आते हैं, जबकि वो उसका उत्तर देते हैं। लेकिन काफ़ी मात्रा में जो अधिक समय तक जो विद्यार्थी होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में ही होते हैं। इस विधि में पाठ्य पुस्तक को एक ही बार में प्रस्तुत किया जाता है और विद्यार्थी सुनकर और याद करके उसमें सीखते हैं। प्रदर्शन विधि क्या है? तो प्रदर्शन, जैसा कि आप शब्द से समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्रदर्शन यानी कि दिखा करके उसके द्वारा पढ़ाना। प्रदर्शन विधि अध्यापक केंद्रित विधि है, क्योंकि अध्यापक चित्र, चार्ट, मॉडल, प्रयोगों का प्रदर्शन करता है और इन प्रदर्शित सामग्रियों या प्रक्रियाओं से संबंधित अवधारणाओं, नियमों की व्याख्यान करते हैं। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं तथा अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में और निष्कर्ष निकालने में कुछ विद्यार्थी भाग लेते हैं। प्रदर्शन विधि के विभिन्न चरण इस प्रकार से हैं, जैसे कि योजना। सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसका परिचय दिया जाता है, उसके बाद उसको प्रदर्शन किया जाता है। सैंपट का प्रयोग प्रदर्शन के बाद किया जाता है और फिर आता है अवधारणाओं का संग्रह। कक्षा में प्रदर्शन से पहले प्रयोग को करके देखना चाहिए, इसमें विश्वास के साथ आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी आ रही है योजना बनाने के अंतर्गत। योजना बनाने के अंतर्गत क्या है कि पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि इस पाठ के लिए विधि जो है, ये पाठ इस विधि के लिए उपयुक्त है या नहीं है।
प्रदर्शन के लिए आवश्यक उपकरणों, औजारों और सामग्रियों को एकत्रित कर लेना चाहिए। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि कक्षा में प्रदर्शन से पहले प्रयोग को करके देखना चाहिए। इससे विश्वास के साथ आप प्रदर्शन कर सकते हैं। ये योजना के अंतर्गत है। प्रदर्शन के दौरान तथा उसके पश्चात उपयोग आने वाले व्याख्यान, नोट एवं प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए। फिर परिचय की बात आती है तो विद्यार्थियों को प्रयोग को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए और प्रदर्शन के पश्चात नए अवधारणाओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करें। पाठ को एक समस्या या मुद्दे के रूप में परिचय कराएं ताकि विद्यार्थी पाठ के महत्व को समझें। प्रदर्शन के अंतर्गत क्या है तो प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी की जिज्ञासा को बनाए रखें। ये सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी प्रदर्शन का अनुकरण करने के योग्य हैं। विद्यार्थियों के जीवन अनुभव से प्रदर्शन को जोड़ें। श्यामपट्ट कार्य की बात करें तो विद्यार्थियों को प्रदर्शन के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए श्यामपट्ट पर प्रदर्शन के उद्देश्यों को स्पष्ट लिखें। प्रासंगिक चित्र बनाकर मुख्य अवधारणाओं और प्रदर्शन के निष्कर्ष को तुरंत ही श्यामपट्ट पर लिखें। विद्यार्थी जब अपनी कॉपियों में लिख रहे हों उस समय उनकी कॉपियों की जांच भी करें। विद्यार्थी को प्रदर्शन के प्रयोजन को बताएं, परंतु प्रदर्शन के निष्कर्ष या अनुमान के बारे में पहले से नहीं बताएं। यानी कि विद्यार्थियों को जो प्रदर्शन है उसका प्रयोजन जो है किस तरीके से करना है उसके बारे में बताएं, लेकिन इस प्रदर्शन का क्या निष्कर्ष होगा, क्या रिजल्ट होगा, इसके बारे में पहले से नहीं बताना चाहिए। जांच करें कि प्रदर्शन सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है अथवा नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी सुनिश्चित करें कि प्रदर्शन सरल है और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप है। विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए उनमें विचारणीय प्रश्न पूछें, यानी कि उनसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पुटअप करते रहना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों की जो रुचि है वो बनी रहे। प्रदर्शन विधि की उपयोगिता क्या है तो प्रदर्शन विधि अध्यापन विधि का एक पसंदीदा विधि है क्योंकि इसके कई लाभ हैं। ये महंगी नहीं है क्योंकि अध्यापक इसका प्रदर्शन करता है और ये समय बचाती है। अध्यापक प्रदर्शन के दौरान अवधारणाओं को समझाता है जिससे विद्यार्थी पाठ के अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकें। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों को निम्नलिखित अवसर प्राप्त होते हैं जैसे कि अवलोकन, नोट बनाना, प्रश्न करना, आरेख बनाना और प्रयोग में भागीदारी। आगमन और निगमन विधि क्या है तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ बता दूँ बहुत ही शॉर्ट में। अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सी जो विधि है या किस विधि से पढ़ाना अच्छा होता है, आगमन विधि या निगमन विधि। जैसे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आगमन में पहले क्या है तो आ, जिस विधि में पहले उदाहरण दिए जाएं और उसके बाद नियम बताए जाएं, तो ऐसी विधि जो होती है, नियम यानी कि रूल, जैसे कि आप लोग के मैथ्स में रूल रहते हैं, तो ऐसी जो विधि होती है वो आगमन विधि है। आ से याद रखिए उदाहरण। उसी तरीके से निगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है, ना से निगमन और ना से नियम, यानी कि जिस विधि में पहले नियम या फिर पहले रूल बताए जाए उसके बाद में कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए तो ऐसी विधि निगमन विधि कहलाती है। अब आगे देखिए, आगमन विधि विद्यार्थियों को मूर्त तत्वों, वस्तुओं या कथनों में संबंधों को अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करने के पश्चात निष्कर्ष निकालने के लिए अक्सर करता है। आगमन के माध्यम से निकाला गया निष्कर्ष सही या वैध है, इसे आगमन को पुनः उपयोग करके स्थापित नहीं किया जा सकता, वरन इसकी जांच केवल निगमन विधि द्वारा किया जा सकता है। आगमन के माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों की संबंध या नए अवधारणाओं का अन्वेषण करने में सहायता करते हैं और निगमन के माध्यम से आप उनकी सहायता खोजे गए संबंधों या अवधारणाओं की सत्यता की जांच करने में करते हैं। इस प्रकार प्रभावकारी अधिगम के लिए दोनों विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक के बिना दूसरा जो है वो अपूर्ण है। विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ या फिर विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ क्या हैं? आपने कभी मनोरंजन, अधिगम या क्रियाकलाप पर आधारित कोई अध्यापक प्रशिक्षण में भाग लिया है? इन कार्यक्रमों में किस पर ध्यान अधिक दिया गया? इन प्रशिक्षण प्रोग्राम में बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल दिया जाता है जो कि एक व्यक्ति में कौशल और योग्यताएं विकसित करने के लिए लक्षित होता है। यह विद्यार्थी में स्व अधिगम और समस्या समाधान पर केंद्रित होता है। इन विद्यार्थियों में विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन के वास्तविक समस्याओं को हल करके सीखते हैं। इसमें अध्यापक की भूमिका ऐसी परिस्थिति का सृजन करना है जिसमें एक समस्या का विकास हो और विद्यार्थी को मुद्दे की पहचान करने में सहायता करता हो, प्रायोगिक समाधान ढूंढते हों
समाधानों का उपयोग करना और समस्या का सबसे उत्तर संभावित हल निकालते हों। खेल विधि, प्रोजेक्ट, समस्या समाधान और अन्वेषण विधि विद्यार्थी अनुकूल विधियों के कुछ उदाहरण हैं। आओ इन प्रत्येक विधि की विस्तृत रूप से चर्चा करें। खेल कूद विधि क्या है? तो सभी बच्चे खेलना पसंद करते हैं। खेल बच्चों के नैसर्गिक स्वभाव है। यह उनकी आवश्यकताओं की प्राकृतिक अभिव्यक्ति है। यह एक बच्चे की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक वृद्धि का विकास करता है। परंतु खेल और कार्य के बीच क्या अंतर है? खेल और कार्य भिन्न हैं। एक व्यक्ति के लिए जो कार्य है वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए वो खेल भी हो सकता है। जैसे कि माली जो है वह बगीचों की रखरखाव करने का कार्य करता है, ये उसका कार्य है। जबकि एक युवा विद्यार्थी का शौक बन जाता है जब वह अपने सृजनात्मक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए ये कार्य करता है। तो इस तरीके से जो एक कार्य है वो किसी के लिए खेल हो सकता है, जो किसी के लिए खेल है वो किसी के लिए कार्य भी हो सकता है। इनके बीच में क्या अंतर है, इस तरीके से हम देखते हैं। इन दोनों में अंतर किस तरीके से? कार्य और खेल में अंतर। कार्य इसे कठिन समझा जाता है, खेल ये आनंद देता है। कार्य इसे दूसरों के द्वारा थोपा जाता है, जबकि खेल जो है वो स्वैच्छिक रूप से स्वीकार भागीदारी के साथ करते हैं। कार्य में शारीरिक कार्य थकावट उत्पन्न करता है, जबकि खेल शारीरिक कार्य आनंददायक अनुभव प्रदान करता है। कार्य में अधिक ध्यान केंद्रित करने से थकावट होती है, जबकि खेल में अधिक ध्यानमग्न परंतु बिना थकावट के ये होता है। कार्य जो है ये नियंत्रित होता है, जबकि खेल जो होता है वो स्वतंत्रता उसमें अधिक होती है। खेल के तत्व या फिर घटक क्या है? इसमें स्वतः क्रिया होती है, चुनौतीपूर्ण होता है, रुचिपूर्ण होता है, अंतः प्रेरणा इसमें होती है, स्वनिर्धारित अनुशासन होता है, सहकारी और सहयोगात्मक होता है, भयहीन कार्य करना, अनौपचारिक वातावरण होता है और क्रिया में पूर्ण स्वतंत्रता इसमें होती है। खेल विधि के निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे कि खेल खेलना बच्चों की स्वाभाविक प्रकृति है। बिना केवल खेलों में स्वतः स्फूर्त रूप से भाग लेते हैं, बल्कि यदि उन्हें स्वतंत्रता दी जाए तो वे प्रभावकारी ढंग से खेल का आयोजन कर सकते हैं। बच्चे नए खेल का सृजन कर सकते हैं। वे खेल को खेलने के लिए नियम बनाते हैं और स्वनिर्मित अनुशासन का कड़ाई से अवलोकन करते हैं। यह बच्चों में सृजनात्मक कौशलों को पोषित करने में सहायता करता है। साथ ही साथ कई जीवन कौशलों जैसे समस्या समाधान, नेतृत्व क्षमता, तर्कपूर्ण ढंग से सोचना, स्व अभिव्यक्ति, संप्रेषण कौशल, सहकारी अधिगम, समूह में रहना आदि का विकास करता है। अधिगम स्वाभाविक होता है, इसमें आनंदमय होता है और ऊर्जावान अनुभवकारी होता है। ये विद्यार्थी अध्यापक और विद्यार्थी विद्यार्थी संबंधों को भी सुदृढ़ बनाता है। खेल विधि के सिद्धांत क्या हैं? तो खेल विधि के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जैसे कि अंतःशक्तियों का अव्यक्तीकरण या अव्यक्तीकरण का सिद्धांत। यह एक स्थापित तथ्य है कि एक बच्चा कुछ अंतर्निहित शक्तियों के साथ जन्म लेता है और जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वह शक्तियों का अव्यक्तीकरण करना प्रारंभ करता है, यदि उसे शक्तियों को प्रकट करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जाएं तो। विधि का लक्ष्य है, खेल विधि है उसका लक्ष्य है एक बच्चे में अंतर्निहित शक्तियों को पहचानना, उनको पोषित करना और उसे अव्यक्त करने की अवसर जो है वो प्रदान करना। नैसर्गिक स्वभाव का सिद्धांत, जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने नैसर्गिक स्वभाव के द्वारा निर्देशित होता है। खेल प्रत्येक बच्चे का स्वाभाविक प्रकृति है। बच्चे को खेल के द्वारा सीखा गया कोई भी चीज़ जो है वो स्वाभाविक लगती है और वह उसे शीघ्रता और प्रभावकारी ढंग से आत्मसात कर लेता है, यानी कि उसको सीख लेता है। खेल विधि इसीलिए एक नैसर्गिक स्वभाव को पहचानता है और विशेषकर बच्चों को नए अनुभव प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता का नियम, यदि एक बच्चे को उसके कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए तो वह अपने अंतःशक्तियों अभिव्यक्त करता है और अधिक नए अनुभव जो है वो कम समय में प्राप्त कर लेता है। क्रियाकलाप का सिद्धांत, खेल के द्वारा बच्चा जो है वो स्वतः स्फूर्त क्रियाएं जो हैं वो करने लगता है। इच्छा पूर्ति का सिद्धांत, तो प्रत्येक बच्चा अपने आंतरिक इच्छाओं और प्रवृत्तियों द्वारा चलित होता है, जिसे वह शायद सदैव वर्णन करने योग्य नहीं होता। जब वह पर्याप्त स्वतंत्रता और नव्यता प्राप्त करता है तो वह अपनी इच्छाओं और इरादों को पूरा करने के लिए असीमित अवसर जो है वो प्राप्त करता है। आनंद का सिद्धांत, तो कोई भी चीज़ जो हमें आनंद प्रदान करती है उसे आसानी से सीखा जा सकता है। बच्चे की सभी क्रियाएं आनंद
और पीड़ा के सिद्धांत के द्वारा संचालित होती है। इसका अर्थ है बच्चा आनंददायक कार्यों को करना पसंद करता है तथा पीड़ादायक कार्यों को करने से बचता है। इसी खेल विधि से बच्चे आनंदपूर्वक आसानी से सीखते हैं तथा लंबे समय तक बच्चों को वो चीज़ें याद रहती हैं। सृजनात्मकता का सिद्धांत, तो बच्चे खेल खेलना पसंद करते हैं लेकिन वे एक ही प्रकार के खेल से भी जल्दी ऊब जाते हैं तथा नए वैकल्पिक खेल जो है उनको तलाशते हैं। बदलाव की इच्छा उन्हें अपने खेल में नवीनता लाने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार एक बच्चे का सृजनात्मक शक्तियों का प्रारंभिक विकास खेल के द्वारा ही होता है और खेल विधि कल्पनाशीलता पूर्वक बच्चों में सृजनात्मकता योग्यता का विकास भी करती है। जिम्मेदारी का सिद्धांत, खेलों के माध्यम से बच्चों को जो जिम्मेदारी है उसका एहसास होता है। तो इसी तरीके से ये एक जिम्मेदारी का भी सिद्धांत है। खेल विधि में अध्यापक की भूमिका क्या रहती है? तो विद्यार्थियों के सुझाव के अनुसार खेल की शुरुआत करने में उनकी सहायता करते हैं या विद्यार्थियों के सहयोग से नए खेलों का विकास करते हैं। बच्चों के अधिगम को आनंदमय अनुभव बनाने के लिए अधिगम वातावरण तैयार करते हैं। अधिगम क्रियाकलाप की डिजाइन करने के पश्चात उचित शिक्षण अधिगम सामग्रियों को तैयार करता है। अधिगम क्रियाकलापों को सरल अवधारणा से कठिन अवधारणा के क्रम में व्यवस्थित करता है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता और पर्यवेक्षक का कार्य करते हैं। खेल विधि के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। खेल विधि की सीमाएं, जैसे सबकी सीमाएं होती हैं उसी तरीके से खेल विधि की कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि इस विधि को पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के लिए उचित समझा जाता है। सभी विषयों में विषय वस्तुओं और अवधारणाओं को इस विधि द्वारा प्रस्तुत नहीं करा जा सकता। कभी कभी कुछ बच्चे सिर्फ खेल खेलने में रुचि लेते हैं तथा खेल विधि से सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट विधि की। तो प्रोजेक्ट विधि जॉन एफर्ड स्टीवेंसन के अनुसार एक प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसे उसके वास्तविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जा सकता है। वेफोर्ड इसे कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि एक प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक टुकड़ा होता है जिसे विद्यालय में लाया जा सकता है, जबकि डॉक्टर किलपैट्रिक इसे परिभाषित करते हैं कि एक प्रोजेक्ट उद्देश्यपरक क्रियाकलाप है जिसे एक सामाजिक वातावरण में संपूर्ण हृदय से पूरा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट एक शैक्षिक विधि है जहाँ विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से या छोटे समूह में वास्तविक जीवन के समस्या का विकास और विश्लेषण करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी मैंने यहाँ पे थिंकर उनकी परिभाषाएं बताई हैं प्रोजेक्ट विधि को लेकर के, उनको काफ़ी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि स्टीवेंसन ने क्या बताया है, वेफोर्ड ने क्या बताया है या किलपैट्रिक ने क्या बताया है। तो इस तरीके से इस पर एक बार नज़र डाल लीजिएगा। आगे लिखा है, आज के समय में किसी प्रकरण को वर्तमान समय सीमा के भीतर समझने और निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। कार्य का स्पष्ट रूप से विभाजन करके व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। एक प्रोजेक्ट एक कार्य है, एक क्रियाकलाप है। इसका कुछ प्रयोजन होता है। इसका आयोजन सामाजिक और वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं क्या हैं? तो समस्यात्मक, यानी कि प्रत्येक प्रोजेक्ट किसी विद्यार्थी द्वारा अनुभूत एक समस्या का समाधान प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। समस्या के बारे में जागरूक होना प्रोजेक्ट निर्माण को प्रारंभ करता है। उद्देश्य, किसी प्रोजेक्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थियों में इसके उद्देश्य को कितना समझा है। विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करने का उद्देश्य उनके वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के अंतर्गत रूप से जुड़े होते हैं और उनकी मन की कुछ इच्छाओं को पूरा करता है। क्रियाकलाप, तो उद्देश्यों को परिभाषित करने के पश्चात अब आपका कर्तव्य है कि आप अधिगम वातावरण की रचना करें। वास्तविकता, प्रभावकारी अधिगम के लिए वास्तविक जीवन की क्रियाकलापों की रचना करना आवश्यक है। स्वतंत्रता, यानी कि प्रोजेक्ट विधि में अधिगम स्वाभाविक रूप से होता है अतः विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप में भाग लेता है। उपयोगिता, अर्जित ज्ञान विद्यार्थियों के वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। समग्रता, चूंकि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित होता है, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वास्तविक अनुभव चाहिए और कोई भी वास्तविक अनुभव केवल एक ही विषय के ज्ञान को शामिल नहीं करता है, वरन एक से अधिक विषयों के ज्ञान को जोड़कर किसी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक किया जा सकता है, उसे पूरा किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक मूल्य, प्रोजेक्ट में कार्य करते समय समूह में कार्य करने वाले विद्यार्थियों को एक दूसरे की
सहायता करना चाहिए, आदर करना चाहिए, बच्चों को आपस में बांटना चाहिए तथा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस प्रकार के विशेषताओं का पोषण करने से विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। किलपैट्रिक के अनुसार एक प्रजातंत्र में ये सबसे अच्छी और सबसे उत्तम विधि है। प्रोजेक्ट विधि के लाभ क्या हैं? तो प्रोजेक्ट विधि सक्रिय अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें विद्यार्थी पूर्ण रूप से संलग्न हो जाते हैं, जिससे उनके ज्ञान, समझ और कौशलों को बढ़ाता है, जिसका उपयोग के वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग कर सकते हैं और उनके समग्र व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। प्रोजेक्ट के आयोजन में बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इससे उनके आत्मविश्वास बढ़ता है और विद्यार्थी के बीच जिम्मेदारी का भाव का जो विकास है वो होता है। विद्यार्थी उन कार्यों के साथ परिचित होते हैं जिसे शायद वे भविष्य में ना करें। इस प्रकार प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को उनके भविष्य के जीवन के लिए तैयार करता है। विद्यार्थी कई प्रकार के सामाजिक गुणों को प्रोजेक्ट के द्वारा अपनाते हैं, जैसे कि सहयोग, समूह में कार्य करना, समूह बंधन और त्याग की भावना आदि। प्रोजेक्ट क्रियाकलापों के लिए रुचि और प्रेरणा स्वतः उत्पन्न होते हैं और कोई बाह्य बल या अन्य विनय की आवश्यकता नहीं पड़ती। समस्या समाधान विधि क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि समस्या समाधान का अर्थ अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका ढूंढना है। यानी कि जब आप किसी कार्य को करते हैं, उसमें कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। तो समस्या समाधान का अर्थ जो है वो अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप सबसे अच्छा उसका समाधान या सबसे अच्छा तरीका कौन सा ढूंढते हैं, वही इसका अर्थ है। समस्या समाधान विधि के चरण। तो समस्या समाधान के कई मॉडल हैं। इसी प्रकार एक मॉडल है आइडियल मॉडल ऑफ ब्रांसफोर्ड, जो कि 1984 में आया था, जिसके द्वारा समस्या समाधान किया जाता है। इसके निम्न चरण है। सबसे पहले क्या है कि समस्या क्या है, इसकी आप पहचान करिए। सोच विचार कर समस्या को परिभाषित करना और प्रासंगिक सूचना को छांटना, ये इसका दूसरा चरण है। तीसरा चरण है कि विभिन्न वैकल्पिक समाधानों को ढूंढना, विचार मंथन करना और विभिन्न विचारों की जांच करना। चौथा है रणनीतियों पर कार्य करना और पांचवा है पश्चावलोकन करें और अपने क्रियाकलाप के प्रभाव का मूल्यांकन करें। इस प्रकार के मॉडल को इस धारणा पर विकसित किया जाता है कि अमूर्त समस्या समाधान कौशलों को सीखकर इन कौशलों को किसी भी स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह धारणा विद्यार्थियों के पूर्व के अनुभव पर विचार नहीं करता, परंतु 1980 के समस्या समाधान पर शोधकर्ताओं को झुकाव प्रसंग आधारित समस्याओं की ओर है। इसका अर्थ है कि विषय वस्तु का अध्ययन करते समय जिन समस्याओं का सामना विद्यार्थी करते हैं वे सदैव एक प्रसंग, एक परिस्थिति पर आधारित होते हैं। समस्या की प्रकृति अलग अलग प्रसंग के अलग अलग हो सकती है। 1983 में मायर ने समस्या समाधान को परिभाषित एक बहुचरणीय प्रक्रिया के रूप में किया है, जहाँ पर समाधानकर्ता को अपने पूर्व के अनुभवों और वर्तमान समस्या के बीच संबंध को ढूंढना आवश्यक है और फिर उसके बाद समाधान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह मॉडल समस्या समाधान की 3 संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के मूलभूत क्रम को पहचान करता है, जैसे कि समस्या का प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त प्रासंगिक ज्ञान का स्मरण करना और लक्ष्य की पहचान और समस्या के लिए प्रारंभिक स्थिति को पहचानना। समस्या ढूंढना, इसमें लक्ष्य का परिशुद्ध करना और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रियाओं की योजना का विकास करना शामिल है। समाधान का क्रियान्वीकरण, इसमें योजना क्रिया को क्रियान्वित करना और परिणामों का मूल्यांकन करना शामिल है। कक्षा अध्यापक के रूप में समस्या समाधान विधि का अनुकरण करते समय आपको निम्नलिखित चरणों पर विचार करना चाहिए। एक तो ये कि समस्या पहचानना या उसका अनुमान लगाना, विभिन्न स्रोत से सूचना उपयोग करके समस्या को स्पष्ट रूप से समझना और इसकी जड़ों तक पहुंचना, वैकल्पिक उसका हल क्या है वो उत्पन्न करना, विकल्पों के सबल और निर्बल पक्षों का मूल्यांकन करना, साथ ही साथ खतरा और लाभों तथा लघु और दीर्घ परिणामों को मूल्यांकन करना, एक ऐसे विकल्प का चुनाव करना जो लक्ष्य प्रसंग और उपलब्ध संसाधनों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। समस्या समाधान विधि में चिंतनात्मक सोच, तार्किक सोच और विशेष योग्यताओं, कौशलों और दृष्टिकोण की उपलब्धि के परिणाम शामिल हैं। अन्वेषण विधि क्या है? तो अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक
शब्द ह्यूरेशिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है पता लगाना। इसे खोजबीन विधि भी कहते हैं। हेनरी एडवर्ड एमस्ट्रॉन्ग के अनुसार, जिन्होंने विज्ञान पढ़ाने के लिए इस विधि का परिचय कराया, ह्यूरिस्टिक विधि शिक्षण का एक विधि है जिसमें जितना संभव हो सके बच्चों को खोजकर्ता के मनोवृत्ति के स्तर पर लाना है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे स्वयं वस्तुओं की खोज और अन्वेषण करते हैं। उन्हें खोजकर्ता या आविष्कारक के स्थान पर रखा जाता है। आपको चाहिए कि आप अपने विद्यार्थियों को समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए कहें, जबकि उन्हें व्याख्या ना दें। यानी कि उन्हें व्याख्या देने से अच्छा है कि आप विद्यार्थियों को खुद कहें कि वो अपनी समस्या का समाधान करें या फिर उसका समाधान करने का प्रयास करें, उसके समाधान का हल ढूंढें। अन्वेषण विधि की चरण क्या है? तो समस्या की पहचान करना, अवलोकन और प्रयोग करना, समस्या समाधान और मूल्यांकन। अन्वेषण विधि की विशेषता, तो एक सुस्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य को कक्षा में प्रस्तुत करें और प्रत्येक बच्चे को स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार बनाएं। प्रत्येक बच्चा विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वह समस्या के बारे में अपने सहपाठियों और अध्यापक से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। विद्यार्थी अपने अध्यापक से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। हालांकि अध्यापक को चाहिए कि आज्ञानात्मक विधि के द्वारा बच्चे की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। जितना अधिक से अधिक प्रश्न बच्चे की तरफ से उठता है, और कभी अध्यापक भी बच्चों से उनको प्रेरित करने के लिए प्रश्न पूछें ताकि वे समस्या के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करें। इस प्रकार अवलोकन प्रायोगिक तार्किक की क्षमता विद्यार्थियों में विकसित किया जा सकता है। वे आंकड़े एकत्रित करना सीखते हैं, आंकड़ों की व्याख्यान करना, प्रायोगिक हल तैयार करना और अपेक्षित निष्कर्ष पर पहुंचना सीखते हैं। इस विधि का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर बच्चों को एक कारण को ढूंढना होता है। अन्वेषण विधि में अवलोकन और तार्किक शक्ति पर बल दिया जाता है। यह विधि छोटी कक्षा के बच्चों के लिए उपयुक्त है। अध्यापक सह विद्यार्थी के रूप में कार्य करता है, गृहकार्य की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। इस विधि में विद्यार्थी औपचारिक रूप से सीखते हैं, अधिगम स्थायी होता है इसमें, और स्व क्रियाकलाप एवं स्वनिर्भरता की आदत का भी पोषण होता है। तो ये थी हमारी आज की यूनिट, जिसमें हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है या कहीं भी कोई भी वर्ड भूल रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है इस यूनिट में, वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।